तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक, आज की वीडियो में भारत के निर्वाचन या यूं कह लो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक ही बात है कि रचना या गठन, मेकिंग कंपोजिशन बिल्ड और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भारत में क्या प्रावधान या प्रोविजन किए गए हैं या दिए गए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव या इलेक्शन के लिए क्या प्रावधान या प्रोविजन अपनाए गए हैं या दिए गए हैं संविधान में। सबसे पहला, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसको बड़े ढंग से समझ लेना। भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया है। इसका मतलब क्या है कि सभी नागरिकों को, सिटीजन्स को एक निश्चित उम्र के बाद, अब वो निश्चित उम्र क्या है भारत में, पहले मतदान की, वोटिंग की आयु एज थी 21 साल 21 ईयर्स, पर 61 अमेंडमेंट 61वें संशोधन से मतदान की आयु, वोटिंग की एज को घटाकर, कम करके, लेस करके 18 साल कर दिया गया। मतलब एक निश्चित उम्र, मतलब 18 साल की उम्र के बाद सभी भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मत देने का, वोट देने का अधिकार या राइट दिया गया है। यह है पहली बात। अब ये वाला तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन किस किस को नहीं दिया गया है वो भी समझ लो। इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी समझ लो। पागल, मेंटली से आप बोलते हैं दिवालिया, करप्ट, अपराधी, क्रिमिनल, अवयस्क, अनअडल्ट जिसे आप बोलते हैं 18 साल का नहीं हुआ है, और विदेशी, फॉरेन जो है, फॉरेनर्स हैं, उनको भारत में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति एक वोट, 1 सिटीजन 1 वोट, सभी को वोट देने में समान समझा गया है। कोई शिक्षा, कोई संपत्ति, किसी प्रकार की कोई शर्त मौजूद नहीं है। तो यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो भारत ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अपनाया है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव इलेक्शन कराने के लिए एक निर्वाचन या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। अब यह इलेक्शन कमीशन क्या है, कैसे काम करता है। अनुच्छेद या यूं कह लो आर्टिकल 324 में भी कहां से कहां तक, 1 से 6 तक, जो 324 के अंदर 1 से 6 तक है, वहां पर इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। अब इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होते हैं, चुनाव आयोग में कौन कौन होते हैं। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय सिंगल मेंबर था, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। 1989 में, अभी जो पहले आपको पढ़ाया था कि भाई मतदान की आयु जिससे 61वें संशोधन से 21 से घटाकर 18 की थी, उसी में यह फैसला भी किया गया कि इसमें इसे बहुसदस्यीय किया गया, मतलब मल्टी मेंबर किया गया, इसमें और सदस्य आए। लेकिन 1990 में फिर से एक सदस्य कर दिया, उसको वापस ले लिया। फाइनली 1993 में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय, मल्टी मेंबर कर दिया गया। अब इसमें 3 सदस्य या मेंबर होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जिसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त या अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल हो गए 3 मुख्य और 2 अन्य, चीफ और 2 अदर। तो यह है अब चुनाव आयोग का कंपोजिशन या गठन। इसका पूरा डिटेल में वर्णन अनुच्छेद 324 1 से 6 तक मिलता है। इसी को जिम्मेदारी दी गई है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आप कई बार पूछ लेते हैं कि राज्यसभा के चुनाव कौन कराता है, या कई बार पूछ लेते हैं राज्यों के जिला पंचायत वगैरह के चुनाव कौन कराता है। इसको ढंग से समझना। भारत का, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन या यूं कह लो कि चुनाव आयोग है, वो किस किस का चुनाव कराता है। भारत की संसद का, पार्लियामेंट का। अब संसद में दोनों सदन आ गए, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों का ही चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है।
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का चुनाव भी भारत का चुनाव आयोग कराता है। इसके अलावा राज्यों की, जो हमारे भारत के सारे राज्य हैं, उनकी विधानसभा मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा का चुनाव भी भारत का चुनाव आयोग कराता है। लेकिन अगर कहीं पर पंचायत के इलेक्शन है तो वो भारत का चुनाव आयोग नहीं कराता, वो राज्य का चुनाव आयोग कराता है। ये याद रखना। भारत का चुनाव आयोग इंडिया का, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। राज्यों के जो चुनाव है, जो आप बोलते हो कि पंचायत वगैरह के, ये सब चुनाव जो होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये बात बड़े ध्यान से याद रखना। और ये वाला तो अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो बार बार पूछते हैं कब बहुसदस्य हुआ, कब एक सदस्य हुआ, क्या दोबारा चेंज हुआ था, तो इसको आप याद रखना। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या किया गया है। काफी कुछ शर्तें, सेवा शर्तें और यूं कह लो कि वेतन भत्ते के ऊपर कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं ताकि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके। सबसे पहले निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि कितने समय तक रहेंगे और उनकी सेवा शर्तें, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन। पदावधि वो रहती है, देखो संविधान में कुछ पद अवधि के लिए कुछ भी लिखित नहीं है। पदावधि के लिए जो लिखित है वो यह है कि समय समय पर जो संसद कानून बनाकर या पार्लियामेंट लॉ बनाकर निश्चित या फिक्स करेगी, वही पदावधि और सर्विस कंडीशन रहेंगे। यदि संसद भी कानून ना बनाए, हो सकता है संसद ना बनाए, जरूरी नहीं संसद पास करे कानून, जो पार्लियामेंट है कानून पास करे, लॉ पास करे, तो ऐसे में वो रहेगा जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स या निश्चित कर देते हैं। अगर संसद ने कुछ कानून बना के पास या कानून निर्माण कर दिया, लॉ बना दिया है, तो संसद का मान्य है। अगर संसद ने नहीं बनाया है तो राष्ट्रपति का डिसीजन या निर्णय अंतिम है, मान्य है, मानना ही पड़ेगा। जहां तक पद से हटाने की बात है, पद पर लगाने के लिए, सेवा शर्तों के लिए तो, और पदावधि जो आपकी टेन्योर है उसके लिए तो संसद कानून बनाकर जो पास कर देगी वो नहीं तो राष्ट्रपति का निर्णय। लेकिन हटाने की जो विधि, प्रोसेस, प्रक्रिया है, ये वही है जो एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया, प्रोसेस बहुत कठोर है। संसद के दोनों सदनों, संसद के दो सदन, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा से अलग अलग, लोकसभा अलग पास करेगी, राज्यसभा अलग पास करेगी। 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत, मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पास हो जाए तो ही निर्वाचन आयुक्तों को, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे वो अन्य चुनाव आयुक्त हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, अदर इलेक्शन, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। काफी कठोर विधि रखी गई है ताकि वो संसद या कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के प्रभाव में आके काम ना करें और चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष करा सकें। तो ये विधि बहुत, प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल जो कार्यकाल चल रहा है, इनका कार्य करने के जो नियम है वो ये है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वही कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा। अब इसको यूं समझो, अगर एक व्यक्ति को 58 साल 58 ईयर्स में चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है तो उसकी सर्विस 65 साल तक होते होते तो 7 की हो जाएगी, 7 ईयर की, तो वो 64 में ही रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसके 6 साल 6 ईयर पहले हो गए। लेकिन अगर एक व्यक्ति को लगाया ही 60 या 61 में गया है तो वो अपने 4 या 5 ही पूरे कर पाएगा क्योंकि उसकी पहले क्या हो गई है, 65। तो जो भी कार्यकाल में पहले हो जाए खत्म, अगर उसके सर्विस के पहले 6 साल खत्म हो जाए तो, और वरना 65 साल के हो जाएं तो उनको रिटायर या पद से हटा दिया जाएगा, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वेतन भत्ते, जो वेतन भत्ते हैं उनकी सैलरी और पर्क्स है वो राष्ट्रपति निश्चित करते, फिक्स करते, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्तों में। इनका जो वेतन भत्ते हैं, जो सैलरी पक्ष है, वो सामान्य बजट पर भारित है या सामान्य जनरल बजट से दिए जाते हैं, उन पर भारित है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सैलरी या यूं कह लो के वेतन भत्ते हैं, सैलरी पक्ष है, वो देश की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से याद रखना, ये बहुत बड़ा अंतर है।
पूछ लेंगे क्या अंतर है तो आपको बताना पड़ेगा ये कि चुनाव आयुक्तों की जो सैलरी या ये वेतन भत्ते सैलरी पक्ष है वो सामान्य जनरल बजट से दिए जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की देश की संचित निधि से। अब बात आती है कि चलो मुख्य चुनाव आयुक्त की तो हो गई अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, बाकी जो अन्य चुनाव आयुक्त है वो और जो क्षेत्रीय जो राज्यों में चुनाव आयुक्त लगाए जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट में लगाए जाएंगे, उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के वक्त, अपॉइंटमेंट के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह या परामर्श, एडवाइस ली जाएगी। राष्ट्रपति उनसे परामर्श करके ही उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ये आपके सामने आएगा तीसरा पॉइंट। अभी इसमें और कुछ बाकी है। हालांकि मैं यहां पर यह भी बता दूं कि इनके कार्यकाल ये जो 6 वर्ष और 65 वर्ष वाला है, ये पहले से संसद ने कानून बनाकर फिक्स नहीं किया था। पहले जो संसद ने कानून बनाया था वो इनकी नियुक्ति के 5 साल का कार्यकाल, 5 इयर्स का टेन्योर रखा गया था, परंतु 1993 में इस फॉर्मूले को अपनाया गया, 6 वर्ष या 65 वर्ष किया गया। उससे पहले 5 वर्ष का 5 इयर्स का कार्यकाल था। तो 1993 में कानून बनाकर ये 6 वर्ष या 65 इयर्स किया गया। एक बात और बता दूं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें छोटी मोटी कमी क्या रह गई है, तो कमी ये रह गई है कि एक बार सर्विस या सेवा में लगाने के बाद चुनाव आयुक्तों या यूं कह लो मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर्स को, चाहे वो चीफ इलेक्शन हो या अदर हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनको दोबारा से कहीं किसी लाभ के पद पर अपॉइंट या नियुक्त किया जा सकता है। मतलब सरकार चाहे तो एक बार वहां से हट गए, रिटायर हो गए, तो दूसरी जगह लगा। ऐसे में काफ़ी चांस या यूं कह लो कि काफ़ी मौका ये लगता, अवसर लगता है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर या यूं कह लो चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार के प्रभाव में आए कि ताकि दूसरा लाभ का पद ले सके। तो ये संविधान में निश्चित ना करके, फिक्स ना करके कि इनको दोबारा नहीं लगाया जाएगा, तो ये संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक कमी रह जाती है इस पदावधि और सेवा शर्तों में। तो ये स्टेप हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हमारे सामने आता है 4th पॉइंट, चौथा पॉइंट, वो होता है चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको इसे बड़े ध्यान से समझना है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का अपना कोई निश्चित, फिक्स या यूं कह लो स्थायी कर्मचारी, अधिकारी, वर्कर्स, ऑफिसर्स नहीं होते। सिर्फ चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन में 3 ही हैं भारत के, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य अदर चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। अब कहानी क्या है? अनुच्छेद 324(6) आर्टिकल 324(6) के अनुसार या अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति, राज्यपाल ही इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को आवश्यकता पड़ने पर, नीड पड़ने पर अधिकारी और कर्मचारियों का प्रबंध या मैनेजमेंट या व्यवस्था सिस्टम करके देंगे। अब आप समझो इसको कैसे। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल या अगर पढ़ते हो या आपने कभी देखा हो, तो जितने भी चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे सरकारी टीचर, सरकारी ऑफिसर्स, एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये सब जो प्रशासन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अलग अलग ऑफिस में है, वो सबको राज्यपाल, राष्ट्रपति उठाकर सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के नियंत्रण में कर देते हैं। और उस वक्त जब वो चुनाव का काम कर रहे हैं तो वो सीधे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रहे हैं। और ये हर स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारी, जो भी वर्कर और ऑफिसर है, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब चुनाव आयोग या का कार्य कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का वर्क कर रहे हैं, तो उसके अधीन अंडर होकर काम कर रहे हैं और उनको वो काम करना पड़ेगा। ना तो कर ही नहीं सकते, वरना नौकरी भी नहीं रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके कर्मचारी, अधिकारी कैसे मैनेज या व्यवस्थित होते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट क्या है? मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र। ये ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम इसको बड़े शॉर्ट में समझेंगे। हर क्षेत्र, जो भी पूरे देश में क्या करता है चुनाव आयोग, पूरे देश को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र में बांट देता है और हर क्षेत्र में मतदाता सूची, वोटर लिस्ट बनाई जाती है। वो वोटर लिस्ट क्या होती है कि उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र या रीजन, इलेक्टोरल रीजन में
कौन कौन व्यक्ति एडल्ट हो गए हैं, 18 से ऊपर हो गए, उनका नाम लिखते हैं। कौन कौन छोड़ के चले गए, उनका नाम हटा देते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हटा देते हैं। तो ये वोटर लिस्ट का काम लगभग हमेशा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि लगातार अपडेट होते रहते हैं। तो एक छोटे मोटे ऑफिस बना के रखे होते हैं हर जगह, जहाँ पर कोई भी अगर नया व्यक्ति चाहे कि भाई 18 का हो गया तो रजिस्टर करा लेता है। और ऐसे अगर बीच बीच में सरकारी अधिकारी कर्मचारी घरों घर जाके वो डाटा लेते रहते हैं और वोटर लिस्ट का काम लगातार भी चलता रहता है और चुनाव के वक्त तो हर बार अपडेट होती है। इसके अलावा और भी काम है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्टोरल रीजन में फोटो पहचान पत्र, जिसे आप वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, फोटो पहचान पत्र या यूं कह लो फोटो आइडेंटिटी कार्ड का काम भी चलता रहता है। हर मतदाता जो बनता है उसको फोटो आईडी प्रूफ दिया जाता है, जो वोटर आईडी कार्ड है। तो ये काम भी इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। और ये सारा काम चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। इसमें कोई सरकार वगैरह का कोई खास रोल नहीं होता, सीधा चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करता है। और ये जो सारा काम करता है वो अनुच्छेद 325 आर्टिकल 325 के अंडर इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग करता है। तो सरकार का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन काम कराता है। मतदाता सूची को बनवाना, वोटर लिस्ट को, सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, तो ये काम इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग करता है ताकि ये काम बिल्कुल ठीक से हो, फेयर हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो और आगे चल के जो चुनाव हो वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष या फेयर और फ्री हो सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या यूं कह लो डिमार्केशन ऑफ लिमिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो पूरे भारत को चुनाव क्षेत्रों या कह लो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है। अब भारत का चुनाव आयोग या इंडिया का इलेक्शन कमीशन दो प्रकार के चुनावों के लिए या दो चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्रों का या कह लो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण करता है। लोकसभा, राज्य विधानसभा, जो भारत की संसद की लोकसभा है उसका, और राज्य विधानसभा या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का। इन क्षेत्रों का निर्धारण या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की जनसंख्या आएगी, कितनी जनसंख्या आएगी, कौन से क्षेत्र का क्या नाम होगा, ये सब निर्धारण फिक्सेशन विधानसभा के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के लिए और लोकसभा के लिए इलेक्शन कमीशन करता है। भारत चुनाव आयोग दो प्रकार की व्यवस्था। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें आगे आती है वो है, पहले देखो ये भी लगातार बदलता रहता है जो चुनाव सीमा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव सीमा को लेकर कोई फिक्स नहीं है, ये इसके भी नियम है। पहले 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या पॉपुलेशन को आधार बेस बनाया गया था। किसके लिए बेस बनाया था? चुनाव क्षेत्र के लिए, कि कौन से इलेक्टोरल किस आबादी जनसंख्या के आधार पर होगी। लेकिन सीमा निर्धारण अधिनियम जो है, सीमा निर्धारण अधिनियम या कानून 2003 में एक कानून एक्ट बनाया गया और 2001 की जो पहले 71 की जनसंख्या थी, अब आधार किसको बना लिया? 2001 की जनसंख्या को बेस बनाकर चुनाव क्षेत्रों का यूं कह लो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्धारण किया गया। और अब यह भी फिक्स है कि 2026 तक 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये इस प्रकार कानून बनाकर व्यवस्था की जाती है ताकि चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष हो सके। चुनाव आयोग पहले से निश्चित कर देता भाई ये जनसंख्या का आधार है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ताकि बाद में लगातार सरकार कोई अपनी मर्जी से चेंज ना करे, इधर की वोट उधर, उधर का व्यक्ति इधर, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स तो फिक्स, तो 2026 तक ये फिक्स है। उसके बाद अगर कोई कानून बनेगा तो फिर बताया जाएगा कौन सी जनसंख्या गणना 2021 को 11 को आधार बना के एक बार निश्चित होगा और वो भी लंबे समय तक चलेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष फ्री एंड फेयर चुनाव इलेक्शन कराने के लिए नेक्स्ट बात क्या है? चुनाव व्यय वितरण, डिटेल ऑफ इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर। सबको पता है कि चुनाव में बेतहाशा एकदम अंधाधुंध पैसा खर्च होता है और पैसे के दम पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़कर जीतने की सोचता है। लेकिन इस चीज का ध्यान भी रखा जाता है कि कहीं पैसों के दम पर जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली या सिस्टम है वो ना हमारा उस मकसद से हम पीछे ना हट जाए या वो मकसद पूरा ना हो पाए। इसके लिए भी चुनाव आयोग बड़े सख्त कदम उठाता है। प्रत्येक चुनाव के लिए, जो भी चुनाव होता है, अगर विधानसभा का है, लोकसभा का है, वो देख लेता है चुनाव आयोग कि भैया ये छोटा चुनाव है तो उसके लिए छोटी राशि,
लोकसभा का चुनाव थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी ज़्यादा राशि, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र बड़ा होता है। तो प्रत्येक चुनाव के लिए चुनाव व्यय, इलेक्शन एक्सपेंडिचर की राशि या सीमा चुनाव आयोग निश्चित कर देता है। ये सीमा का मतलब है खर्चे की सीमा, लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर। जितनी राशि एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार, इलेक्शन प्रोपेगेंडा में खर्च कर सकता है, उसकी राशि, उसकी पूरी मद की भाई कितना पैसा तू खर्च कर सकते हो, उसका पूरा निश्चित कर देता है। और प्रत्येक उम्मीदवार को अपना जो खर्चा किया है उसका पूरा हिसाब या यूं कह लो विवरण चुनाव आयोग को देना होता है। जो भी कैंडिडेट, उम्मीदवार, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो बताता है कि भाई अगर चुनाव आयोग ने 20 लाख की मंजूरी दी थी तो मैंने 20 लाख में से 2 लाख पोस्टर के खर्चे, 1 लाख इस रैली में खर्चा, 1 लाख मैंने इसमें खर्चा, मैंने कार शो किया, रोड शो किया, पूरा हिसाब देना होता है चुनाव आयोग को कि आपने कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार में कितना पैसा खर्चा प्रत्याशी उम्मीदवार ने। और ये राशि उस खर्चे जो चुनाव आयोग ने सीमा निश्चित की है, फिक्स की है, उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई उम्मीदवार ऐसा ना करे, कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता, विवरण या हिसाब देने से नहीं दे पाता है, तो अगर वो जीत भी जाए और वो हिसाब ना दे पाए तो भी चुनाव आयोग उसका सफल होने के बाद भी उस चुनाव को रद्द घोषित कर सकती है, मतलब वो जीता हुआ फिर नहीं माना जाएगा। अब इसका भी मेन बात, 1974 में एक कानून बनाकर, एक लॉ बनाकर संसद द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा, देखो एक होता है उम्मीदवार पैसा खर्च रहा है, एक होता है कैंडिडेट, उम्मीदवार के अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अपने प्रचार में लगी होती है वो खर्चा करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों द्वारा किया गया व्यय या खर्चा प्रत्याशी या उम्मीदवार के खर्चों में शामिल नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये काफ़ी कठोर कदम उठाए जाते हैं ताकि पैसे का प्रभाव या मनी का प्रभाव इलेक्शन चुनाव पर ना पड़े और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक प्रावधान और प्रोविजन और रखा गया है, चुनाव अपील, इलेक्टोरल अपील। यदि एक क्षेत्र में, एक एरिया इलेक्टोरल, पूरे रीजन में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और चुनाव में कोई भी हारा गया उम्मीदवार, बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी या कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं, हारे हुए उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार, कोई भी एक उम्मीदवार को ये लगे या उस उम्मीदवार के साथ में प्रचार करने वाला या उस कॉन्स्टिट्यूंसी, निर्वाचन क्षेत्र का, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस चुनाव से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन से संबंधित, उसको ये लगे कि नहीं, चुनाव में गलत साधनों का, रॉन्ग मीडियम्स का प्रयोग या यूज हुआ है, खर्चा व्यय अधिक हुआ है, भ्रष्ट साधनों से, करप्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा अनुचित साधनों का प्रयोग करके, जैसे कि हिंसा, मारपीट, डराना धमकाना, एक्स्ट्रा इत्यादि, ऐसे कोई गलत साधनों का, रॉन्ग मीडियम्स का प्रयोग हुआ है, तो वो इस चुनाव इलेक्शन के खिलाफ उम्मीदवार या उससे कोई संबंधित व्यक्ति, उससे चुनाव से रिलेटेड व्यक्ति, पर्सन न्यायालय में, न्यायालय मतलब कि जुडिशरी में, कोर्ट में चुनाव के खिलाफ, अगेंस्ट, इलेक्शन के अगेंस्ट अपील कर सकता है कि ये चुनाव में गलत साधनों का, रॉन्ग मीडियम्स का प्रयोग हुआ है। और यदि आरोप जो ब्लेम याचिका में लगाए गए वो सही प्रूफ हो जाए, साबित हो जाए, तो न्यायालय उस चुनाव को रद्द घोषित कर सकता है और उस क्षेत्र में, उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से चुनाव का आदेश दे सकता है और उस उम्मीदवार जो जीता है गलत, उसकी विजयी उम्मीदवारी को या प्रत्याशी प्रतिनिधित्व को कैंसिल, रद्द कर सकता है। यहां तक कि अगर न्यायालयों के लगे नहीं, जो जीता था वो गलत साधन, उसके नीचे जो व्यक्ति है वो हारा था या उससे जो कम, तो उस पराजित उम्मीदवार को भी विजयी घोषित या अनाउंस कर सकता है। तो ये ऐसा इसीलिए किया गया है कि अगर चुनाव में गलत साधन का बाई चांस प्रयोग भी कर गया तो बाद में भी उन साधनों की अगर पुष्टि हो जाए तो भी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव बचाने के लिए उस चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाए। तो ये है आपके सामने निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का कंपोजिशन कैसे बनता है, कौन कौन होता है उसमें, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या क्या प्रावधान, प्रोविजन अपनाए गए हैं या दिए गए हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।